हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा आवाज आ रही है? अरे बोलो बोलो बोलो, वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल और नॉट? चलिए, सो लेट्स बी स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आज का सेशन आपके सामने स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो अच्छे तरीके से सुनिए मैं आपसे क्या बोलूंगा और क्या डिस्कशन करूंगा। हमने कल आपके सामने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। नाउ इन टुडेस क्लास आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अनदर पोर्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। दिस इज एंड द टॉपिक इज कर्व। हम कर्व के बारे में आपके सामने डिस्कशन कर रहे थे। मेरे बच्चों, अगर हम कर्व के बारे में आपके सामने बात करते थे तो हमें सभी लोगों को पता है कि कर्व क्या होता है। तो कर्व इज अ सेपरेटर। कर्व एक सेपरेटर के तरीके से काम करता है। ये हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और कल हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में कि कर्व इज अ सेपरेटर। कर्व एक सेपरेटर होता है बिटवीन काय काय के फुटपाथ एंड पेवमेंट के बीच में। कर्व एक सेपरेटर के तरीके से हमारे पास काम करेगा। हमेशा एज ऑफ द पेवमेंट पर इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। अब कर्व अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो कर्व के बहुत सारे फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी टू द पेवमेंट। ये पेवमेंट को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। दे सेपरेट फुटपाथ एंड पेवमेंट। ये फुटपाथ से पेवमेंट को सेपरेट कर देता है। ये ड्रेनेज को भी कंट्रोल करवाता है, ठीक है ना। अच्छा एपियरेंस हमें प्रोवाइड करवा देता है और रोड डेवलपमेंट यानी रोड साइड डेवलपमेंट को भी असिस्ट करता है, ठीक है ना। सो देयर आर वेरियस फंक्शन ऑफ द देयर आर वेरियस फंक्शन। ये बहुत सारे फंक्शन हमारे पास दिखाई देते हैं कर्व के। अगर हम कर्व की बात करते हो, जनरली तीन टाइप के कर्व हमारे पास दिखाई देते हैं। लो और माउंटेबल टाइप कर्व, सेकंड होता था सेमी बैरियर टाइप कर्व, थर्ड होता था बैरियर टाइप कर्व और चौथा टाइप का कर्व होता था इट इज अ सबमर्ज कर्व। मैंने आपके सामने ऑलरेडी बताया था कि इनमें सिर्फ आपको एक एक चीज ही याद करनी है कि हाइट ऑफ माउंटेबल टाइप कर्व इट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सेमी बैरियर टाइप कर्व इज 15 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ बैरियर टाइप कर्व इज 20 सेंटीमीटर। सबमर्ज कर्व का हाइट डिफाइन नहीं है। सबमर्ज कर्व केवल और केवल यूज होता है फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। केवल लेटरल स्टेबिलिटी के लिए ही इसको यूज किया जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुके थे, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था। आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने एक बात बोली थी। मैंने आपके सामने बोला था रोड मार्जिन्स के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने आपके सामने जब रोड मार्जिन्स के बारे में डिस्कशन किया था बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड मार्जिन्स, अगर हम रोड मार्जिन्स की बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स का रोड मार्जिन हमारे पास दिखाई देता था। अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए मैंने आपको एक बात बताया था, बहुत अच्छे तरीके से सुनिए। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था रोड मार्जिन्स दिस इज द एरिया। ये एक ऐसा एरिया होता है विच इज नॉट यूज्ड एज अ रेगुलर रोडवे, जो रेगुलर रोडवे के तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। एम आई राइट? सो मैंने आपके सामने क्या बोला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोड मार्जिन्स, तो रोड मार्जिन का मतलब क्या होता है? रोड मार्जिन दीज आर द एरिया। ये एक ऐसा एरिया होता है विच इज नॉट यूज एज अ रेगुलर रोडवे, जिसको हम आपके सामने रेगुलर रोडवे के तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। विच इज नॉट यूज एज अ रेगुलर रोडवे, जिसको हम रेगुलर रोडवे के तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको रेगुलर रोडवे के तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, सो दीज आर द एरिया व्हिच इज नॉट यूज्ड एज अ रेगुलर रोडवे, जिसको हम रेगुलर रोडवे के तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं रोड मार्जिन में? जैसे हमने आपसे बोला था पार्किंग लेन इज द टाइप ऑफ रोड मार्जिन, फुटपाथ इज द टाइप ऑफ रोड मार्जिन, ले बाय इज द टाइप ऑफ रोड मार्जिन, साइकिल ट्रैक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रोड मार्जिन, इट इज अ ड्राइव वे। नेक्स्ट हमारे पास आता था गर्ड रेल। नेक्स्ट हमने बोला था शोल्डर। अच्छा, हमने बोला था शोल्डर, हमने लिख जरूर दिया था, बट शोल्डर इज नॉट अ टाइप ऑफ रोड मार्जिन। ये एक रोड मार्जिन नहीं होता, ये तो अलग से ही होता है, यानी ये विड्थ ऑफ रोड का पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एम्बैंकमेंट स्लोप और नेक्स्ट हमारे पास आता था इट इज अ सर्विस लेन। तो मेरे भाइयों बहनों, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे पार्किंग लेन है, सब में एक एक दो दो पॉइंट मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताना था, वो एक एक पॉइंट अपन जल्दी से देख लेते हैं और फिर वी विल स्टार्ट साइड डिस्टेंस। हम फिर साइड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके सामने क्या बोला? मैंने आपके सामने एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्कस किया था सभी बच्चों के सामने, सभी बच्चों के सम्मुख। मैं आपसे बोला था इफ आई विल टॉक अबाउट पार्किंग लेन, तो पार्किंग लेन हम जनरली प्रोवाइड करते हैं अर्बन एरियाज में। और मिनिमम विड्थ ऑफ पार्किंग लेन, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि मिनिमम विड्थ ऑफ पार्किंग लेन का जो मिनिमम विड्थ होता है इट इज अ 3 मीटर। कम से कम हमें पार्किंग लेन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मिनिमम विड्थ ऑफ द पार्किंग लेन का जो मिनिमम विड्थ हमारे पास होता है इट इज बिकम इक्वल टू 3 मीटर। हमें 3 मीटर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हमने आपसे बोला था 45 डिग्री पार्किंग इज बेस्ट अमंग ऑल। सभी पार्किंग में से एंगल पार्किंग हमें प्रेफर करनी पड़ती है
और 45 डिग्री पार्किंग इज बेस्ट अमंग ऑल, ठीक है ना। 90 डिग्री पार्किंग में जो है ना, 90 डिग्री पार्किंग में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल पार्क हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कंजेशन क्रिएट करता है क्योंकि पूरा व्हीकल रोड के ऊपर रहेगा, ठीक है ना, लाइक दिस। अब हमने आपके सामने लेबाई की बात किया था, तो लेबाई हमें मालूम है पब्लिक कन्वीनियंस के पास व्हीकल को स्टॉप करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लेबाई, ठीक है ना। हमने आपसे बोला था मिनिमम नॉर्मल विड्थ ऑफ लेबाई इज 3 मीटर, हमारे पास मिनिमम विड्थ ऑफ लेबाई हमें 3 मीटर कंसीडर करना है। एंड लेंथ ऑफ द लेबाई, हमें जो लेबाई का लेंथ कंसीडर करना है वो कितना बताया था, तो लेंथ एटलीस्ट 30 मीटर, कम से कम 30 मीटर लेंथ तो होनी चाहिए, 30 मीटर से कम लेंथ लेबाई की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम फुटपाथ की बात करेंगे तो सही बात है, फुटपाथ का यूज जनरली अर्बन एरियाज में किया जाता है, हैविंग पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, जहां पर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होता है। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक मतलब कि पैदल चलने वालों के लिए शहरों में फुटपाथ बनाई जाती है, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला एज पर आईआरसी के हिसाब से मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ, फुटपाथ का जो मिनिमम विड्थ होता है इट इज 1.5 मीटर। सो मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ इज 1.5 मीटर, कम से कम हमें 1.5 मीटर का विड्थ के बराबर फुटपाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद हमने आपके सामने साइकिल ट्रैक का बात किया था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिल ट्रैक, सो मैंने आपसे बोला था दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज, इसको भी अर्बन एरिया में ही प्रोवाइड किया जाता है, वेयर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक साइकिल ट्रैफिक इज हाई, जहां पर साइकिल ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो। मैंने आपसे बोला था मिनिमम विड्थ ऑफ साइकिल ट्रैक का मिनिमम विड्थ जो हमें कंसीडर करना पड़ता है इट इज फॉर 2 मीटर। सो द मिनिमम विड्थ ऑफ द साइकिल ट्रैक का जो मिनिमम विड्थ हमारे पास होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से सुनिएगा और अच्छे तरीके से मेरी बात को समझिए। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर, मैं क्या डिस्कस करूंगा। सो मैंने आपके सामने बोला दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है जहां पर साइकिल ट्रैफिक इज हाई, जहां पर साइकिल ट्रैफिक हाई होगा। मिनिमम विड्थ ऑफ साइकिल ट्रैक इज 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर का हमें विड्थ का साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर मुझे एक एक लेन इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज बाय 1 मीटर, हम 1 मीटर से 1 मीटर विड्थ से हर एक लेन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट इज ड्राइव वे, हम आपके सामने ड्राइव वे की बात कर रहे थे। तो ड्राइव वे का मतलब बहुत यानी कि सबको पता था कि देयर आर यूज्ड टू कनेक्ट द हाईवे विद कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, तो हम हाईवे को कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्ट करने के लिए ड्राइव वे बनाते थे, जैसे कि फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप एटसेट्रा, ये हमने बताया था। इसके बाद गर्ड रेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। गर्ड रेल एक कर्व पोर्शन पर लगाई जाती थी, है ना, और इसका मेन पर्पस होता था टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द कर्व। इसी तरीके से सर्विस लेन, तो अगर हम सर्विस लेन की बात कर रहे हैं तो सर्विस लेन का मतलब था रोड के पैरेलल ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए मैं आपके सामने सर्विस लेन बनाता था। ये मैंने बताया भी था आपके लिए, दिस इज अ सर्विस लेन, ये हमारे लिए सर्विस लेन दिख रहा है, ये हमें फुटपाथ दिख रहा है, ये हमें साइकिल ट्रैक दिख रहा है, लाइक दिस, है ना। भोपाल का होशंगाबाद रोड, मेरी जवानी की यादें। और इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता था तो ये हमारे पास दिख रहा है, इट इज अ गर्ड रेल, ये हमारे पास गर्ड रेल इज टू बी गिवन। आप लोगों ने लिखा देखा हुआ कर्व पोर्शन पर एज पर हम लगा देते हैं टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द कर्व, कर्व पर विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब मैंने आपके सामने एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन का सेकंड पॉइंट इट इज कॉल्ड साइड डिस्टेंस। मैं आपके सामने साइड डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। अब हम साइड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया था, आज भी ये पॉइंट वापस से मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइडेड ऑन अ हाईवे। साइड डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो हाईवे पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, जिसमें ड्राइवर परफॉर्म सम ऑपरेशन, जिसमें ड्राइवर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है बाय व्हीकल, व्हीकल के द्वारा, ठीक है ना। सो हमने आपके सामने बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बोला बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट। मैंने आपके सामने बोला कि साइड डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो हाईवे पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। और जिस डिस्टेंस में ड्राइवर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है व्हीकल के द्वारा, ठीक है ना। जैसे व्हीकल के द्वारा ऑपरेशन का मतलब क्या है, जैसे स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल को स्टॉप करवाना विदाउट कोलिजन, बिना कोई कोलिजन के, ठीक है ना। ओवरटेकिंग ऑफ द व्हीकल, ओवरटेकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना, लाइक दिस। हमने बोला टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस, तो हमारे पास बहुत टाइप की साइड डिस्टेंस होती हैं, जैसे एसएसडी होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। ओएसडी होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसको पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। एक हमारे पास आईएसडी होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। एक हमने बोला था सेफ साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग इज एन इंटरसेक्शन, जब भी कोई भी व्हीकल एक इंटरसेक्शन पर एंट्री करेगा तो उस कंडीशन में साइड डिस्टेंस कितना होगा, इट इज कॉल्ड ए सेफ साइड डिस्टेंस। और फिर एक हमारे पास होता है एचएसडी, दैट मींस हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस
करना पड़ेगा। तो अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, साइड डिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, साइड डिस्टेंस मेजरली 5 फैक्टर पर डिपेंड करता था। द फर्स्ट इज स्पीड ऑफ द व्हीकल पर डिपेंड करेगा, ड्राइवर रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा, ब्रेक एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा और ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। सही बात है ना। तो अगर हम आपके सामने बात कर रहे थे साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, साइड डिस्टेंस किसकी चीज पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करेगा, ड्राइवर रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा, ब्रेक एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा और ग्रेडियंट पर ये डिपेंड करता है। इस बात को याद रखना और समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले बात कर रहा हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, हम अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो हमने आपसे बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसी भी हाईवे पर प्रोवाइड किया जाने वाला वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में हमारा व्हीकल अपने जिस डिस्टेंस में हमारा ड्राइवर अपने व्हीकल को स्टॉप करेगा विदाउट एनी कोलिजन, सेफली स्टॉप करेगा विदाउट एनी कोलिजन। सही बात है। तो मैंने आपके सामने ये डायग्राम बताया था, ठीक है ना, मैंने आपके सामने ये डायग्राम बताया था, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर हमारा व्हीकल सीन दी ऑब्स्ट्रक्शन, हमारा ड्राइवर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन को देखेगा, ठीक है ना, देखने के बाद वो कुछ सोचेगा समझेगा, उस टाइम को मैंने आपके सामने बोला रिएक्शन टाइम, उस रिएक्शन टाइम में हमारा व्हीकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो रिएक्शन टाइम में हमारे व्हीकल के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया गया इट इज कॉल्ड लेग डिस्टेंस, उसको हमने लेग डिस्टेंस बोला था। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम में हमारे व्हीकल के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर किया जा रहा था इट इज कॉल्ड एज लेग डिस्टेंस, उसको हमने लेग डिस्टेंस बोला। यहाँ पर हमने फिर ब्रेक को अप्लाई किया, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के कारण व्हीकल थोड़ी देर तक चला और फिर स्टॉप हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद मैंने आपसे बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद हमारा व्हीकल चला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद हमारा व्हीकल ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद हमारा व्हीकल चला और उसने क्या किया, हमारा व्हीकल चला यानी ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टॉप होने तक, इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। हमने यही बोला था ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद हमारे व्हीकल के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा था इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम इट इज कॉल्ड लेग डिस्टेंस। तो हमने आपसे बोला था लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को मिलाकर हमारे पास क्या बनता था, एसएसडी बनता था। एक्चुअल में अवेलेबल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक था, तो मैंने बोला था अभी तो अपना एसएसडी का वैल्यू अवेलेबल डिस्टेंस से कम या उसके बराबर है, इसका मतलब वी आर सेफ, हम सेफ हैं, विदाउट बिना कोई टकराव के, बिना कोई कोलिजन के हमारा व्हीकल स्टॉप हो गया। लेकिन अगर इन एनी कंडीशन एसएसडी इज ग्रेटर देन अवेलेबल डिस्टेंस, अगर एसएसडी का वैल्यू अवेलेबल डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में वी विल अनसेफ, हम अनसेफ रहेंगे और कोलिजन मिलाकर यहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों अब अच्छे तरीके से सुनिए। तो मैंने आपसे बोला अगर मुझे एसएसडी निकालना है, इफ आई वांट टू बी कैलकुलेट एसएसडी हियर, तो एसएसडी इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का समेशन होगा। लेग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेग, अच्छा अब बात ये आ रही है, यहाँ पर हमें दो चीज याद रखनी है। दिस इज हाइट ऑफ ड्राइवर आई, ये हाइट ऑफ ड्राइवर आई है, और दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। हाइट ऑफ ड्राइवर आई वी विल कंसीडर 1.2 मीटर, हम हाइट ऑफ ड्राइवर आई को 1.2 मीटर कंसीडर करेंगे और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वी विल कंसीडर 0.15 मीटर। तो हमने बोला हाइट ऑफ ड्राइवर आई विल कंसीडरिंग height of driver I will considering 1.2 मीटर और height of obstruction I will considering 0.5 मीटर। तो my dear friends अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली I will discuss, हम सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करेंगे लेग डिस्टेंस के बारे में। तो हमने लेग डिस्टेंस के बारे में कवर किया, तो हमने आपसे बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम में हमारे व्हीकल के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसको मैंने आपके सामने क्या बोला, उसको मैंने लेग डिस्टेंस बोल दिया। तो लेग डिस्टेंस दैट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम में हमारे व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया इट इज कॉल्ड लेग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस क्या था, तो लेग डिस्टेंस इज बिकम इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, v इनटू टीआर, ये हमने बताया था। हमने बोला था ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में होगा 0.278 का मल्टीप्लाई पेल देंगे और कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट आ रहा था वो आ रहा था टीआर। तो टीआर क्या है बेटा, टीआर इज द रिएक्शन टाइम, टीआर हमने रिएक्शन टाइम बोला था और रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन, रिएक्शन टाइम डिपेंड कर रहा था पीआईईवी थ्योरी पर। कौन सी थ्योरी पर, इट इज डिपेंड्स ऑन द पीआईईवी थ्योरी, ये पीआईईवी थ्योरी पर डिपेंड करेगा। पी का मतलब परसेप्शन, आई का मतलब इंटेलेक्शन, ई का मतलब इमोशन, बी का मतलब वॉल्यूशन। समझ रहे हो। तो हमने आपके सामने बोला जो रिएक्शन टाइम है इट इज डिपेंड्स ऑन द पीआईईवी थ्योरी। मैंने आपके सामने क्या बोला, रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द पीआईईवी थ्योरी। जो रिएक्शन टाइम है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पीआईईवी थ्योरी पर डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द पीआईईवी थ्योरी, ये पीआईईवी थ्योरी पर डिपेंड करेगा।
अब इफ इट इज डिपेंड्स ऑन द पीआईईवी थ्योरी, अगर रिएक्शन टाइम हमारा पीआईईवी थ्योरी पर डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द पीआईईवी थ्योरी। अब पी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या, ई का मतलब क्या, और वी का मतलब क्या, तो अच्छे तरीके से सुनिए। पी का मतलब है परसेप्शन टाइम, है ना। परसेप्शन टाइम का मतलब टाइम लॉस्ट ड्यू परसिपिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में जितना टाइम लॉस्ट हुआ, इट इज कॉल्ड परसेप्शन टाइम। ये हमारे पास परसेप्शन टाइम इज टू बी देयर। अब इसी तरीके से मैं आपके सामने अगर बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर हम बात करें आई, आई का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन मतलब टाइम लॉस्ट ड्यू टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने में जो टाइम लॉस्ट हुआ, इट इज कॉल्ड इंटेलेक्शन टाइम। इसको हमने आपके सामने इंटेलेक्शन टाइम बोल दिया। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को अगर आपके सामने समझने की या फिर चीजों को आपके सामने सुनने की कोशिश करें, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। इसी तरीके से आई का मतलब, अच्छा इसकी तरीके से ई का मतलब, तो टाइम लॉस ड्यू टू इमोशन, इमोशन के कारण जो टाइम लॉस हुआ उसको हमने इमोशन टाइम बोला, है ना। टाइम लॉस ड्यू टू इमोशन, इमोशन के कारण जो टाइम लॉस होता था उसको हमने क्या बोल दिया, तो टाइम लॉस ड्यू टू इमोशन, इमोशन के कारण जो टाइम लॉस हुआ उसको हमने इमोशन टाइम बोल दिया। इसी तरीके से वी का मतलब वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब टाइम लॉस टू टेक फाइनल एक्शन, फाइनल एक्शन लेने में जो टाइम लॉस होगा, टाइम लॉस टू टेक फाइनल एक्शन, फाइनल एक्शन लेने में जो टाइम लॉस होगा, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूशन टाइम। तो हमने बोला था अगर रिएक्शन टाइम निकालना है तो P प्लस आई प्लस ई प्लस बी इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास रिएक्शन टाइम आ जाएगा। तो हम परसेप्शन टाइम प्लस इंटेलेक्शन टाइम प्लस इमोशन टाइम प्लस वॉल्यूशन टाइम सबको अगर हम जोड़ेंगे, तो जैसे ही हमने सबको जोड़ा तो हमारे पास जो टाइम आया, दिस टाइम इज सेट टू बी अ रिएक्शन टाइम। इस टाइम को मैंने आपके सामने रिएक्शन टाइम बोल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ, गिव मी आंसर प्लीज, स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ। चलो, स्टेटमेंट आई थिंक आप लोगों का अच्छे तरीके से क्लियर होगा और चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ सी हियर प्लीज, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने आपके सामने बोला इन केस ऑफ एसएसडी, एसएसडी के केस में रिएक्शन टाइम क्या होगा, P प्लस आई प्लस ई प्लस बी। इट इज इन केस ऑफ एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में रिएक्शन टाइम होगा P प्लस आई प्लस ई प्लस बी। और इन केस ऑफ ओएसडी, अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हम इमोशन टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों के सामने बताया था और ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्कस करने की मैंने कोशिश की थी। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अब एक बात सुनिएगा और सब बड़े ध्यान से सुनना। अंकित आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या डिस्कस करना चाह रहा है, बड़े ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आईआरसी ने क्या है ना, हर एक साइड डिस्टेंस के लिए अपना वैल्यू गिवन दिया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईआरसी, अगर हम आईआरसी की बात करें, अगर हम आईआरसी की बात करें तो इंडियन रोड कांग्रेस ने क्या किया है, आईआरसी ने क्या किया है, बड़े ध्यान से सुनिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईआरसी, अगर हम आईआरसी की बात करते हैं तो आईआरसी ने क्या किया है, हर एक साइड डिस्टेंस के लिए रिएक्शन टाइम गिवन दिया है। जैसे एसएसडी के लिए रिएक्शन टाइम इसने गिवन दिया है 2.5 सेकंड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए रिएक्शन टाइम गिवन दिया है 2 सेकंड। अगर हम मिनिमम स्पेस साइड वे की बात कर रहे हैं तो मिनिमम स्पेस साइड वे के लिए उसने रिएक्शन टाइम गिवन दिया है, इट इज 0.7 सेकंड। सही बात है ना, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था। अब हमारे पास इसी तरीके से एक और डिस्टेंस आता है, इट इज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मैंने आपके सामने बोला था, हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब आपके सामने बोला था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर लिखा भी है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद, इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के एप्लीकेशन के बाद हमारे व्हीकल के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया गया है, इट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। उसको मैंने आपके सामने ब्रेकिंग डिस्टेंस नाम दिया था, ठीक है ना। उसको हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला बच्चों, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, सीआर ट्री। मैंने आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के सामने बताया था, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2gf प्लस माइनस एस। मैंने आपसे बोला था, और मैंने बोला था प्लस एस तब कंसीडर करना है व्हेन व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, जब व्हीकल अपवर्ड ग्रेडियंट पर मूव कर रहा था। आपको माइनस एस तब कंसीडर करना है व्हेन व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट, और आपको एस का वैल्यू 0 तब कंसीडर करना है व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट पोर्शन, जब हमारा व्हीकल फ्लैट पोर्शन पर मूव करेगा। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है। हमने बोला था अगर स्पीड इज इन किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है तो वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस एस, ये हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता था।
इट्स वेरी सिंपल मेरे भाइयों। यदि हम टोटल एसएसडी की बात करें तो टोटल एसएसडी इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर हम टोटल एसएसडी की बात करते हैं तो इट इज द समेशन ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस होता था v इंटू टी आर और ब्रेकिंग डिस्टेंस होता था v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2g f प्लस माइनस s। तो अगर हम लेग डिस्टेंस की बात करते हैं तो लेग डिस्टेंस होता है v इंटू टी आर और ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है v स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2g f प्लस माइनस s। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर वैल्यू गिवन है तो यहाँ 0.278 आ जाएगा और यहाँ v स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस माइनस s आ जाएगा। प्लस s तब लेना है जब व्हीकल इज मूविंग अप द ग्रेडियंट, माइनस s तब लेना है जब व्हीकल इज मूविंग डाउन द ग्रेडियंट, s की वैल्यू 0 तब लेना है जब व्हीकल इज मूविंग ऑन फ्लैट। भाई साहब खोपड़े में घुस रहा, कुछ कुछ तो सुना सुना लग रहा होगा। चलो अच्छा, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई विल डिस्कस हियर सर, वोटिंग का दिन में क्लास। हाँ तो क्या हुआ, वोटिंग के दिन से क्या लेना देना, वोट तो कर आए होगे ना आप, वोट तो कर आए होगे, बस तो फिर अच्छा कल है वोटिंग, ओके। सर आप नेक्स्ट दर्जा की हैं, अच्छा। तो ये मैं, ये मुझे गाली दे रहे हो क्या कर रहे हो, यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर मालूम सर माहौल गर्म रहता है यहाँ, नहीं वो तो हर जगह रहता है, हर जगह रहता है। हाँ अच्छा तारीफ है, ओके। सो माहौल तो हर जगह गर्म रहता है भैया, ठीक है क्या कर सकते हैं, चलिए खैर आगे चलते हैं। सो मैंने आपके सामने बोला अगर अपन एसएसडी की बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएसडी, जब अपन एसएसडी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे या फिर एसएसडी के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एक दो पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमने आपसे बोला फॉर सिंगल लेन, अगर हमारा सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक है तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, तो इन केस ऑफ सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक जो हम फॉर्मूले से एसएसडी निकालते थे वही एसएसडी हमारे पास होता था। अगर हमने बोला था सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, अगर हमारे पास सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक है तो आई विल डिस्कस हियर इट इज अ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। अगर सिंगल लेन हमारे पास टू वे ट्रैफिक है तो उस कंडीशन में हमने आपसे बोला था सिंगल लेन टू वे है तो एस एस डी वन और एस एस डी टू दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा। अगर वेलोसिटी सेम है तो उस कंडीशन में एस एस डी टू टाइम्स ऑफ एस एस डी हो जाएगा, ये बात भी हमने बताया था। और अगर हमारे पास टू लेन टू वे ट्रैफिक था तो जो एस एस डी फॉर्मूले से निकलेगा वही एस एस डी होगा। यानी सिर्फ एक ही कंडीशन था, वन सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक में टोटल एस एस डी इज इक्वल टू एस एस डी वन प्लस SSD2। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। अब मैंने आपसे बोला एज पर आईआरसी, आईआरसी ने क्या किया है, आईआरसी ने हमारे लिए बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के लिए एसएसडी का वैल्यू 20 के लिए 20, 25 के लिए 25, 30 के लिए 30। आपको याद रखना है 100 kmph के लिए 100 के लिए 180 वैल्यूज टू बी देयर। तो आपको केवल 100 kmph की डायरेक्टली याद रख लेनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए सीधा आंसर टेल देना। अब अपन इसी तरीके से एक बात कर रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, तो हमने ओएसडी के बारे में बात किया था, दैट मींस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो मेरे भाइयों बहनों जब हम आपके सामने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में आपके सामने बात किए थे तो वी ऑलरेडी नो दैट, हम सभी लोग समझते थे ओवरटेकिंग इज अ नेसेसरी ऑपरेशन, ओवरटेकिंग जरूरी ऑपरेशन है बिकॉज ऑल द व्हीकल डू नॉट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि सभी व्हीकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलते हैं, एक सी स्पीड से नहीं चलते हैं। ओवरटेकिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ओवरटेकिंग केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ड्राइवर हैज सफिशिएंट साइड डिस्टेंस टू कंप्लीट द होल ऑपरेशन। ओवरटेकिंग केवल और केवल तभी पॉसिबल होता है जब हमारे ड्राइवर के पास सफिशिएंट साइड डिस्टेंस अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला फैक्टर अफेक्टिंग ओएसडी, ओएसडी से अफेक्ट यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओएसडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग ओएसडी, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ओएसडी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हमारे पास हैं, जैसे स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, स्पेसिंग बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। थर्ड हमारे पास है स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। फोर्थ हमारे पास है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। समझ रहे हो। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूं इन चार फैक्टर्स पर हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखना अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमने आपको बताया था कि हमने आपके सामने तीन व्हीकल कंसीडर किए थे। अगर किसी बच्चे को याद है
तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने तीन व्हीकल कंसीडर किए थे, व्हीकल ए एंड व्हीकल सी, जिनका स्पीड बी और बीसी था। तो व्हीकल ए एंड व्हीकल सी बोथ आर कंसीडर्ड एज अ फास्ट मूविंग व्हीकल, दोनों को हमने फास्ट मूविंग व्हीकल कंसीडर किया था। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीकल बी, तो व्हीकल बी हमारे पास क्या था, इट इज अ स्लो मूविंग व्हीकल, ये स्लो मूविंग व्हीकल था। सो आई विल डिस्कस हियर, अगर हमने आपसे बात किया व्हीकल ए एंड व्हीकल सी, तो व्हीकल ए एंड व्हीकल सी बोथ आर फास्ट मूविंग व्हीकल, और व्हीकल बी जो हमारे पास दिख रहा था, इट इज कंसीडर्ड एज अ स्लो मूविंग व्हीकल, उसको हमने आपके सामने स्लो मूविंग व्हीकल कंसीडर किया था। व्हीकल ए एंड व्हीकल सी आर फास्ट मूविंग व्हीकल, और अगर हम आपके सामने व्हीकल बी की बात कर रहे थे, तो व्हीकल बी इज स्लो मूविंग व्हीकल, ये स्लो मूविंग व्हीकल हमारे पास दिखाई दे रहा था। मैंने आपसे बोला था सबसे पहले व्हीकल ए क्या करेगा, व्हीकल बी की स्पीड को अचीव करेगा, उसके बाद अपोजिट लेन पर आने की अपॉर्चुनिटी को सर्च करेगा। तो जब ये अपोजिट लेन पर आने की अपॉर्चुनिटी ये जितनी देर में सर्च कर रहा था, उस टाइम को मैंने रिएक्शन टाइम बोला, और रिएक्शन टाइम में हमारे व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया था, दिस डिस्टेंस इज डी1, इस डिस्टेंस को मैंने आपके सामने डी1 डिस्टेंस बोल दिया था। अब इसके बाद जैसे ही अपोजिट लेन पर आया, अपोजिट लेन पर आने के बाद इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, और इंक्रीज करके अपनी ओरिजिनल लेन में वापस चला गया। तो बेटा उस कंडीशन में ये ओवरटेक कर रहा है, तो ओवरटेकिंग के दौरान उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने, इट इज डी2 डिस्टेंस, और डी2 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा कैपिटल टी। जिस कैपिटल टी टाइम में हमारा व्हीकल ए यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसी कैपिटल टी टाइम में हमारा व्हीकल बी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और इसने बी डिस्टेंस कवर कर लिया। सही बात है। जिस कैपिटल टी टाइम में व्हीकल ए यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसी कैपिटल टी टाइम में हमारा व्हीकल भी यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसी कैपिटल टी टाइम में हमारा व्हीकल सी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और इसने डी3 डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो मेरे भाई हमने आपसे बोला था डी1 प्लस डी2 प्लस डी3, इट इज द ओएसडी, ये हमारे पास ओएसडी था। लेकिन जब व्हीकल ए ने अपॉर्चुनिटी को देखा, तो इसने व्हीकल बी के साथ मिनिमम स्पेसिंग को भी मेंटेन किया था, और जब ये अपनी लेन पर वापस गया, तो भी ये हमारे व्हीकल बी के साथ मिनिमम स्पेसिंग को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो अगर हम ओएसडी की बात कर रहे हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, इफ आई एम डिस्कस, अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द समेशन ऑफ डी1 प्लस डी2 प्लस डी3, ये डी1 डी2 और डी3 का क्या रहेगा, समेशन रहेगा। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द समेशन ऑफ डी1 प्लस डी2 प्लस डी3, ये डी1 डी2 और डी3 का समेशन होगा, ये बात याद रखिए। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द समेशन ऑफ डी1 प्लस डी2 प्लस डी3, ये इनका समेशन होता था, ठीक है ना। इसमें व्हीकल ए जो था वो ओवरटेकिंग व्हीकल था, और व्हीकल बी जो हमारे पास होगा, इट इज अ ओवरटेकन व्हीकल, ये ओवरटेकन व्हीकल हमारे पास होगा। हमने आपके सामने डी1 डी2 डी3 का वैल्यू निकालना आपके सामने सिखा दिया था। तो मैंने आपके सामने बोला था अगर मुझे डी1 का वैल्यू निकालना था, तो डी1 हमारे पास होता था वीवी इंटू टी आर, टी आर इज द रिएक्शन टाइम। और अगर हम आपके सामने डी टू निकाल रहे हैं, तो डी टू के दो फॉर्मूले थे, टू एस प्लस वीवी डॉट टी, और वीवी डॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और डी थ्री निकालने का फॉर्मूला था वीसी डॉट टी, ठीक है ना। और हम सभी लोगों को मालूम है, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन था, तो 0.278 का अपन को मल्टीप्लाई कर देना है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। आईआरसी ने ऑलरेडी सजेस्ट किया है हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा केवल ये याद रखना, 100 किलोमीटर पर आवर के लिए लगभग 640 मीटर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, 100 kmph के लिए। और आपको मिनिमम स्पेस साइड में निकालना है, तो मिनिमम स्पेस साइड में क्या था, 0.2 वीवी प्लस 6, ये तब था जब स्पीड मीटर पर सेकंड में है, और स्पीड जब किलोमीटर पर आवर में होता, तो मिनिमम स्पेस साइड में निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 0.2 पीवी प्लस 6, सही बात है। और यहाँ पर कैपिटल टी कैसे निकालते थे, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल टी हमारे पास होता था √4s अपॉन ए, इट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। तो अगर हम कैपिटल टी की आपके सामने बात करते थे, सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज बिकम इक्वल टू √4s अपॉन ए, इट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। ये हमारे पास कैपिटल टी वैल्यू इज टू बी देयर, ये हमारे पास कैपिटल टी वैल्यू था। आई विल डिस्कस हियर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनिएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना करना चाहता हूँ। नाउ सी हियर प्लीज। तो मैंने आपके सामने एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है बच्चों, मैंने आपके सामने एक सिंपल स्टेटमेंट बोला है। मैंने आपके सामने एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर बात किया, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी देयर। मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे तरीके से सुनिए। मैंने बोला इफ वीवी एंड बीसी आर नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, अगर वीवी एंड बीसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, तो आपको वीसी को ही वीए मान लेना है, ठीक है ना, यानी वीए को ही बीसी मान लेना है, ठीक है ना। और अगर आपके पास वीवी भी गिवन नहीं है, तो वीए -16 kmph आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर स्पीड
मीटर पर सेकंड में गिवन है, इफ स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड, तो वीबी इज इक्वल टू वीए माइनस 4.4 आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4.4 वीए माइनस 4.4 मीटर पर सेकंड और वीए माइनस 16 किलोमीटर पर आवर, ये बात याद रखिएगा। अगर हम वन वे ट्रैफिक की बात करेंगे तो वन वे ट्रैफिक के केस में D3 तो होगा नहीं, तो ओनली OSD D1 प्लस D2 होगा। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बताया था और ऑलरेडी आप लोगों के सामने हमने इस बात को डिस्कस की थी। थोड़े से आगे आते हैं, अब अपन ने ओवरटेकिंग जोन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने अगर ओवरटेकिंग जोन्स की बात कर रहा हूँ तो हमें दो चीजें यहाँ पर याद रखना था। हमें दो चीजें यहाँ पर याद रखना था कि अगर हम ओवरटेकिंग जोन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 3 टाइम्स ऑफ OSD एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 5 टाइम्स ऑफ OSD वी विल कंसीडर, है ना। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हम कितनी कंसीडर कर सकते थे, 3 टाइम्स ऑफ OSD वी कैन कंसीडर, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हम कंसीडर कर सकते हैं, इट इज 5 टाइम्स ऑफ OSD, हम 5 टाइम्स ऑफ OSD कंसीडर कर सकते थे। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन 3 टाइम्स ऑफ OSD, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ OSD वी विल कंसीडर, हम 5 टाइम्स ऑफ OSD आपके सामने कंसीडर कर सकते हैं। जब भी हम ओवरटेकिंग जोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये लगाने पड़ते हैं SP2 SP2 SP1 SP1। SP1 को हमने क्या बोला था, SP1 को हमने बोला था साइन पोस्ट 1, ये हमें बताता है कि ओवरटेकिंग जोन अहेड, ओवरटेकिंग जोन आगे है। और SP2 हमें क्या बताता है, एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन खत्म हो चुका है। ये जो SP1 SP2 लगाना है, ये हमेशा कितना डिस्टेंस अबे लगाना पड़ेगा, OSD डिस्टेंस अबे लगाना पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। कितना डिस्टेंस अबे लगाऊंगा, तो ये OSD डिस्टेंस अबे लगाऊंगा, इस बात को याद रखिए। अब इसके बाद एक और तरीके का साइड डिस्टेंस मैंने आपके लिए पढ़ाया था, एंड दिस साइड डिस्टेंस इज सेड टू बी अ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अगर हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की आपके सामने बात कर रहे थे, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमने आपसे बोला था ये केवल और केवल तभी प्रोवाइड करना है जब OSD कैन नॉट बी प्रोवाइड, हम OSD को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, हो सकता लैंड का रिस्ट्रिक्शन हो, यानी हमारे पास जगह की कमी हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी, या फिर कोई और रीजन से अगर हम OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, तो मैंने आपके सामने बोला इट ISD इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन, ISD को तभी प्रोवाइड करना है, ISD इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन, ISD को तभी प्रोवाइड करना है, OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जब आप OSD को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जब आप OSD को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने बोला इसका मतलब ये है ISD इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ OSD, जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है वो केवल और केवल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का सब्स्टिट्यूट है। तो याद रखिएगा ISD इज ओनली अ सब्स्टिट्यूट ऑफ OSD, जो ISD है वो OSD का क्या होगा, वो OSD का सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है ना, के बचिए। तो अगर मैं ISD की बात कर रहा हूँ तो IRC हमसे बोलता है, IRC हमसे बोलता है कि सर ISD कितना होना चाहिए, तो ISD इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SSD, जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है वो लगभग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के दोगुने के बराबर होना चाहिए। तो ये हमसे बोलता है ISD यानी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लगभग काय के बराबर होनी चाहिए, लगभग 2 टाइम्स के बराबर होनी चाहिए। तो ISD इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SSD, ये SSD के दोगुने के बराबर होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। जैसे 100 kmph के लिए, 100 kmph के लिए ISD कितना होगा, इट इज 360 मीटर, ये 360 मीटर होगा, ठीक है ना। SSD 180 था, SSD 180 था 100 के लिए, ठीक है ना, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 360 हो गया, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, और चाहे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो चाहे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो, दोनों के केस में हाइट ऑफ ड्राइवर आई 1.2 मीटर होगा और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी 1.2 मीटर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ये बात भी सभी बच्चे अच्छे से खोपड़े में पेल, ठीक है। तो इतना तो हमें क्या पढ़ना था बेटा, इतना हमारे लिए साइड डिस्टेंस पढ़ना था। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। आई विल डिस्कस योर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहें या फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात करना चाहें, तो देखिए क्या होने वाला रहेगा, ठीक है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज टू बी देयर। भैया मजा आ रहा है रिवीजन में, ऐसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ यार सुना है, हम्म। बताओ, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है ना इसलिए मैं हमेशा बच्चों से बोल रहा हूँ कि थ्योरी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरी क्लास के बाद रिवीजन क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सर ऐसा रिवीजन घर पर खुद से नहीं कर पाओगे। आप मानो मेरी बात, नहीं कर पाते यार, बच्चे हो अभी यार आप लोग, अभी अभी जानते क्या हो, अभी आप बहुत छोटे हो। सर PDF मिल जाता तो अच्छा होता। PDF दे तो दिया मैंने, दे तो दिया मैंने, आपको नहीं मिला PDF?
हेलो। अरे कहाँ चले गए यार, आपको नहीं मिला पीडीएफ? मिला ना? सर पहले वाला पेज फिर से। हाँ, ग्रुप में तो हमने पहले ही डाल दिया था पीडीएफ, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। चलो, आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। क्या डिस्कस करना चाहता हूँ? चलो, मैं भी फिर से सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो। सो मैंने आपसे, हाँ, तो इसके बाद पहले वाले पेज में मैंने ये बताया था कि आईएसडी इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन, आईएसडी को केवल और केवल तभी प्रोवाइड किया जाता है जब एसएसडी कैन, जब ओएसडी कैन नॉट बी प्रोवाइड, जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब आईएसडी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ओएसडी। जो आईएसडी है वो केवल और केवल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का क्या है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का केवल और केवल सब्स्टिट्यूट है और कुछ नहीं है। इट इज ओनली अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ओएसडी। ये केवल और केवल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का क्या होगा बेटा? ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का केवल और केवल सब्स्टिट्यूट होगा और इसके अलावा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ओएसडी। ये ओएसडी का केवल और केवल सब्स्टिट्यूट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं है। चलें आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझने की और चीजों को लिटिल बिट सुनने की कोशिश करते हैं। चीजों को समझने की और चीजों को लिटिल बिट सुनने की कोशिश करते हैं। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करूंगा आपके साथ। सी, मैं अब आपके सामने क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर हम आपके सामने अब बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करूंगा। जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में आपके सामने डिस्कशन करेंगे तो पूरे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है ना? ये हम ऑलरेडी बता चुके थे कि पूरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो था, उस पूरे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को आई विल डिवाइडिंग इनटू अ फोर पार्ट। मैंने फोर पार्ट में डिवाइड, पांच पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकंड था सुपर एलिवेशन, थर्ड था एक्स्ट्रा वाइडनिंग, फोर्थ था ट्रांजिशन कर्व और फिफ्थ था सेटबैक डिस्टेंस। है ना? यही हमने आपके सामने बताया था। चलिए, तो सबसे पहले अपन इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे थे। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो तीन तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलते थे। या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा था, तो इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो हमारे व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न करेगा, दैट मींस ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। और थर्ड, हमने आपके सामने बोला कि हमारा व्हीकल स्लाइडिंग तो कर ही रहा है, साथ में ओवरटर्निंग भी कर रहा है, दैट मींस स्लाइडिंग एज वेल एज ओवरटर्निंग ऑल्सो। ठीक है ना? स्लाइडिंग एज वेल एज ओवरटर्निंग ऑल्सो। समझ में आ रहा है सबको? तो मैंने आपके सामने बोला, यहाँ पर स्लाइडिंग के साथ साथ ओवरटर्निंग विल ऑल्सो अकर, यहाँ पर स्लाइडिंग के साथ साथ ओवरटर्निंग भी अकर हो रहा है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है क्या? सो इतनी बात आई थिंक सो सबको क्लियर होगा अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। सो मैंने आपसे बोला स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, और एक यानी कि हमने बहुत सारे इफेक्ट देखे। उसमें जो मेजर इफेक्ट था, हमें तीन इफेक्ट देखने को मिलते थे, स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, और एक होता था कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। यानी स्लाइडिंग तो हो ही रही है, साथ में ओवरटर्निंग विल ऑल्सो अकर, वहां पर ओवरटर्निंग भी होगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग के बारे में वी विल डिस्कस, हम डिस्कस कर रहे थे। सो स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग के बारे में भी वी विल डिस्कस। मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। जस्ट अ वेट प्लीज। एक मिनट रुकना है। हम्म, ओह भगवान।
एक सेकेंड बच्चों। एक सेकंड रुक जाइएगा बस यार, एक छोटा सा एक नंबर नहीं मिल रहा मुझे, वो आज जरूरी है थोड़ा सा। हाँ मैं ग्रुप में अभी भेज दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे बेटा, नोट्स का इशू नहीं है। देयर इज नो इशू एट ऑल। देयर इज नो इशू। चलिए अपन आगे आते हैं थोड़ा सा। मैंने आपके सामने क्या बोला, हमने इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। आई विल डिस्कस हियर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे ही हमारे व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, हमारे व्हीकल में तीन तरीके से हमें यानी कि इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, हमारा व्हीकल स्लाइड हो सकता है। एक हमने बोला ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, हमारा व्हीकल ओवरटर्न हो सकता है। और थर्ड हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। तो हमने ये इफेक्ट आपके सामने बताए थे। जैसे हम स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी तीन कंडीशंस बताई हैं हमारे पास। अगर हम स्लाइडिंग की बात करेंगे तो पहली कंडीशन हो सकता है कि स्लाइडिंग ना हो। पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, तो पहली कंडीशन हमारे पास हो सकती है देयर इज नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ना हो। फर्स्ट कंडीशन इज दिस ना। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, देयर इज नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ना हो, नो स्लाइडिंग विल अकर। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता था, सेकंड नहीं पहली कंडीशन, हाँ पहला कंडीशन नो स्लाइडिंग। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता था, स्लाइडिंग विल अगर, स्लाइडिंग हो जाए। और थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता था, इट इज अ बैलेंस कंडीशन। हम बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे थे। हम आपके सामने बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे थे, एम आई राइट। सो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला है, अच्छी तरीके से सुनिए और समझिए। तो पहला हमने बोला स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है ना। व्हीकल हमारा स्लाइड हो सकता है। ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल, स्लाइडिंग में भी तीन कंडीशन है, या तो स्लाइड हो जाए, या फिर ना हो, या फिर बैलेंस है। तो हमने बोला था अगर पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू स्मॉल एफ से कम है, ये लिखिए कंडीशन, देखो बड़े ध्यान से। तो मैंने आपके सामने तीन कंडीशन बताई थी। पहला हमने बोला था इफ पी बाई डब्ल्यू इज लेसर देन स्मॉल एफ, अगर पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू स्मॉल एफ से कम है तो इसका मतलब नो स्लाइडिंग कंडीशन विल अकर, यहाँ पर कोई भी स्लाइडिंग कंडीशन अकर नहीं होगा। अगर पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ, अगर पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू स्मॉल एफ से ज्यादा आता है तो इसका मतलब स्लाइडिंग कंडीशन विल अकर, वहां पर स्लाइडिंग कंडीशन अकर होगा। और अगर पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू स्मॉल एफ से बराबर है तो इसका मतलब बैलेंस कंडीशन विल अकर, वहां पर हमें बैलेंस कंडीशन देखने को मिलेगा। सही बात है ना, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट इज टू बी देयर, हमने आपके सामने बात की। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपसे बोल रहा था इफेक्ट ऑफ ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। तो हमने आपसे बोला था अगर हम इफेक्ट ऑफ ओवर टर्निंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी तीन कंडीशन आता था। यहाँ पर भी हमारे पास तीन कंडीशन आती थी इफेक्ट ऑफ ओवर टर्निंग के केस में। तो उसमें पहला कंडीशन था नो ओवर टर्निंग, तो ओवर टर्निंग ना हो। तो हमने आपसे बोला था ओवर टर्निंग नहीं है तो ओवर टर्निंग मूवमेंट का वैल्यू रजिस्टिंग से कम होना चाहिए। ओवर टर्निंग मूवमेंट क्या आ रहा था हमारे पास, P इंटू एच, और रजिस्टिंग मूवमेंट आ रहा था W इंटू बी बाई टू। तो अगर P बाई डब्ल्यू का वैल्यू B बाई टू एस से कम है तो नो ओवर टर्निंग, P बाई डब्ल्यू का वैल्यू B बाई टू एस से ज्यादा था तो ओवर टर्निंग विल अकर, और P बाई डब्ल्यू का वैल्यू अगर B बाई टू एच के बराबर था तो इस कंडीशन में बैलेंस कंडीशन विल अकर। यहाँ पर
हमारा कंडीशन बैलेंस कंडीशन में रहेगा, ये हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और अच्छे तरीके से सुन पा रहे थे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं चीजों को समझने की और चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल। तो अगर हम कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बात करें ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग के, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, तो अगर हम स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग की कंबाइंड इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, मैं इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो यानी फॉर्म कंबाइंड, तो मैं चाहता हूं ना तो ओवरटर्निंग हो ना स्लाइडिंग हो, तो उस कंडीशन में पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू एफ से कम होगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी, और वी बाई टू एस से कम होगा तो ओवरटर्निंग नहीं होगी। इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, अगर पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू उससे भी कम है तो ना तो स्लाइडिंग हो सकता है और ना ही ओवरटर्निंग हो सकता है। अगर पी वाई डब्ल्यू का वैल्यू एफ या फिर बी बाई टू एच में से जो भी ज्यादा है उससे भी ज्यादा है तो स्लाइडिंग भी होगा, ओवरटर्निंग भी होगा, और बैलेंस में सब कुछ बराबर रहना चाहिए। इसमें तो मेरी समझ से बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। Am I right? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, चीजों को समझते हैं। अब मैंने आपके सामने क्या बोला, नाउ सी। अब हम आपके सामने बात कर रहे थे सुपर एलिवेशन के बारे में। जल्दी से अपन सुपर एलिवेशन और देख लेते हैं, ठीक है ना। आई ऑल्सो भी डिस्कस सुपर एलिवेशन, मैं आपके सामने सुपर एलिवेशन और देख लेता हूँ। अब देखिए सुपर एलिवेशन मुझसे क्या बोलता है, ठीक है ना। सुपर एलिवेशन मुझसे क्या बोलता है इसके बारे में वी विल डिस्कस। अपन को थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कस करना पड़ेगा कि सुपर एलिवेशन हमसे क्या बोलता है। तो अगर हम सुपर एलिवेशन के बारे में आपके सामने बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बोला, अभी हम देख रहे थे कि हमारा व्हीकल अगर स्लाइड हो रहा है तो स्लाइडिंग से बचाने के लिए तो हमारे पास फ्रिक्शन है। अगर हम बात करें आपके सामने तो स्लाइडिंग से बचाने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन है, लेकिन ओवरटर्निंग से बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, है ना। तो रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे क्या बोला है अच्छे तरीके से सुनिए। मैं आपसे बोल रहा था टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग, टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, ओवरटर्निंग की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए राइजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, हम रोड के आउटर एज को राइज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, इनर एज के रिस्पेक्ट में, इस कॉल्ड सुपर एलिवेशन। इसको हमने सुपर एलिवेशन आपके सामने नाम दिया था। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन का मतलब क्या था, ऑन द कर्व पाथ। अगर हम कर्व पाथ पे बात कर रहे हैं तो कर्व पाथ पे टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए राइजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, हम रोड की आउटर एज को राइज कर दिए विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, इनर एज के रिस्पेक्ट में, इट इज कॉल्ड सुपर एलिवेशन। इसको मैंने आपके सामने सुपर एलिवेशन नाम दिया था, एम आई राइट। मैंने आपसे बोला था, सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू काउंटर बैलेंस करते हैं। इसके बाद हमने एक बात और बोला था, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक रियल फोर्स है, और जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक इमेजिनरी फोर्स है। ये आप याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटा सुपर एलिवेशन किन किन चीज पर डिपेंड करता है, चार चीजों पर डिपेंड करता था। डिजाइन स्पीड पर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ कर्व पर डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा, और टेरेन टाइप पर डिपेंड करेगा कि आपका टेरेन कैसा है, प्लेन टेरेन है, हिली टेरेन है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा और आगे आता था, मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात बोली थी, हमने बोला था कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है, कितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो यहाँ से जो सुपर एलिवेशन निकलेगा, इट इज अ सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड या नीडेड। एफ का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, वी का मतलब स्पीड, और आर का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ये हॉरिजॉन्टल कर्व का हमारे पास रेडियस था। हमने आपके सामने बोला एफ डिपेंड्स ऑन, तो हमारे पास जो स्मॉल एफ था कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, हमारे पास जो स्मॉल एफ है दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन किसके चीज पर डिपेंड करता है। नाउ सी हियर प्लीज, मैंने आपके सामने क्या बोला है अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन किसके चीज पर डिपेंड करेगा। मैंने आपके सामने बोला कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन किसके चीज पर डिपेंड करेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्पीड ऑफ व्हीकल पर, इट इज डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ व्हीकल पर, इट इज डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल, इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड कंडीशन ऑफ रोड सरफेस, हमारे रोड सरफेस का टाइप कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, एंड नेक्स्ट इज टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर, हमारे टायर का टाइप कैसा है और हमारे टायर की कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। तो एफ डिपेंड्स ऑन, स्मॉल एफ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ व्हीकल पर, स्मॉल एफ डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेगा टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ रोड सरफेस पर, इट इज डिपेंड्स ऑन टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर, ये कंडीशन और टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर
टायर पर भी डिपेंड करेगा, इस बात को याद रखिए। मैंने आपके सामने एक नोट पॉइंट लिखा, मैंने बोला द वैल्यू ऑफ एफ वेरी फ्रॉम, जो स्मॉल एफ का वैल्यू है वो वेरी करता है कहां से कहां तक, 0.20 से लेकर, इट इज स्मॉल एफ वेरी फ्रॉम, स्मॉल एफ का वैल्यू वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0.20 से लेकर 0.15 तक, ठीक है ना। लेकिन अपन को स्मॉल एफ ज्यादा से ज्यादा 0.15 ही लेना है, 0 पॉइंट क्या लेना है, 15 ही लेना है, 0.20 कभी कंसीडर नहीं किया जाता, आईआरसी ने इसको 0.15 ही माना है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15 ही माना है। अभी हमसे बोलता है सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हमारे लिए सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, हमारे लिए सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने डिस्कशन करूं, अगर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, नाउ सी हियर प्लीज, तो अगर हम टाइप्स ऑफ रूट की बात करें, जैसे आइडल से अर्बन रूट, तो अर्बन रूट की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन रूट पर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है 4% या फिर 0.04 इसको बोल सकते हैं। अगर हमारे पास प्लेन एंड रोलिंग एरिया है सो इट इज 7% या फिर हम इसको 0.07 बोल सकते हैं। और थर्ड हमारे पास हिली एरिया है, तो हिली एरिया के लिए दिस वैल्यू इज 10% या फिर हम 0.10 भी इसको बोल सकते हैं, सही बात है ना। तो मैंने आपके सामने बोला अर्बन एरियाज या अर्बन रूट के लिए द वैल्यू इज यानी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है इट इज 4%, 4% मतलब 0.04। इसी तरीके से प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए वैल्यू इज 7% यानी 0.07। और अगर हम हिली रीजन की बात करें तो हिली एरियाज के लिए द वैल्यू इज 10%, 10% मतलब 0.10। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टेरेन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए सुपर एलिवेशन का वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन कितना बोलता है, तो ये हमसे बोलता है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन होगा इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड, ये रोड की कैम्बर के बराबर होगा, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। सो हमने आपके सामने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन जो होगा इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड, ये काय के बराबर होगा, ये कैम्बर ऑफ रोड के बराबर होगा, इस बात को आप याद रखिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ रोड। हम जो भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे उसका वैल्यू मिनिमम सुपर एलिवेशन से ज्यादा या उसके बराबर और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से कम या उसके बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो। जो भी सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे इसका वैल्यू, जो भी हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे इसका वैल्यू मिनिमम सुपर एलिवेशन से ज्यादा या इसके बराबर या मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से कम या इसके बराबर होना चाहिए, इट इज ई प्रोवाइडेड, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अब हमने आपसे बोला कि सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमने डिजाइन पढ़ा था, तो हम आपके सामने जल्दी जल्दी बता देते हैं डिजाइन में क्या था, तो आप लोगों को अगर याद भी है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपसे बोला था स्टेप नंबर 1 में हमने 75% डिजाइन स्पीड कंसीडर किया था, एफ का वैल्यू 0 पुट किया था, एम आई राइट। तो हमारे पास सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या आया था, v स्क्वायर अपॉन 225r, दिस इज द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। यही सुपर एलिवेशन हमारे पास सुपर एलिवेशन अंडर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन कहलाता था, ठीक है ना। और हमें आपके सामने जो ई निकला, अगर ई का वैल्यू ई मैक्स से कम था तो ठीक है, और अगर ई का वैल्यू इज ग्रेटर देन ई मैक्स तो ये हमसे बोलता था गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाइए, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 पर हम आते थे, स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में हमने ई का वैल्यू ई मैक्स के बराबर पुट किया था। स्टेप नंबर 2 में आई पुट ई इज इक्वल टू ई मैक्स, आपने ई का वैल्यू ई मैक्स के बराबर पुट किया था और आपने एफ का वैल्यू निकाला था और फुल डिजाइन स्पीड कंसीडर की थी। यहाँ से जो f आएगा, अगर f का वैल्यू लेस और इक्वल टू f मैक्स था तो ठीक था, और अगर f का वैल्यू इज ग्रेटर देन f मैक्स तो ये हमसे बोलता था गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में इसने क्या बोला था, स्टेप नंबर 3 में ये हमसे बोल रहा था कि आप e का वैल्यू e मैक्स के बराबर पुट करो, f का वैल्यू f मैक्स के बराबर पुट करो और आप यहाँ से रूलिंग रेडियस निकालो, तो आप रूलिंग रेडियस निकालते थे, ठीक है ना, v स्क्वायर अपॉन 127 ई मैक्स प्लस एफ मैक्स। और मैंने आपके सामने बोला था या तो आप स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करते थे तो मैक्सिमम स्पीड निकालते थे 127 अंडर रूट, सॉरी वी मैक्स निकालते थे 1 अंडर रूट ऑफ 127 ई मैक्स प्लस एफ मैक्स, इस तरीके से आप डिजाइन कर लेते थे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। अब इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता था, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। व्हाट डू यू मीन अबाउट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, क्या होता था इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब, तो बड़े ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब हमारे पास होता था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, तो बड़े ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक्चुअल में अगर किसी भी व्हीकल के इनर टायर और आउटर टायर दोनों पर प्रेशर सेम है, जनरली क्या होता है ना, आउटर टायर पर प्रेशर ज्यादा होता है, इनर टायर पर प्रेशर कम होता है, याद रखना। जनरली क्या होता है, जनरली आउटर टायर पर प्रेशर जो होता है, जनरली आउटर टायर पर प्रेशर ज्यादा होता है, इनर टायर पर प्रेशर कम होता है। अगर इनर टायर और आउटर टायर दोनों पर प्रेशर इज बिकम सेम, अगर इनर टायर और आउटर टायर दोनों पर अगर प्रेशर सेम है तो उस कंडीशन में जो सुपर एलिवेशन कहलाएगा इट इज सुपर एलिवेशन
इट इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, उसको हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस सुपर एलिवेशन इज सेड टू बी अ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, उसको हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोलेंगे। उसमें एफ हम प्रोवाइड नहीं करते, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होगा v²/127r। इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न था, ठीक है ना। अब सेकंड हमने आपके सामने बोला, एक और टॉपिक हमारे पास आता था, इट इज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन अबाउट एक्स्ट्रा वाइडनिंग? एक्स्ट्रा वाइडनिंग से हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में? तो हम जब आपके सामने एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में बात करते थे, तो मैंने आपके सामने बोला था कि हम कुछ एडिशनल विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं कर्व पोर्शन पर, है ना। कर्व पोर्शन पर हम कोई एडिशनल विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला था। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जनरली दो तरीके की होती थी, एक हमारे पास होता था मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक हमारे पास होता था साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते थे? क्योंकि हमारा रियर एक्सल, हमारा फ्रंट एक्सल तो रोटेट हो सकता था, लेकिन बैक एक्सल रोटेट नहीं हो सकता था। बैक एक्सल रोटेट नहीं हो सकता था, समझ में आ रहा है? हमारा बैक एक्सल रोटेट नहीं हो सकता था, तो बैक एक्सल की रिजिडिटी के कारण हम क्या करते थे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते थे फ्रॉम एज ऑफ द पेवमेंट, पेवमेंट की एज से। इसी को हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोल, यानी मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोला है। तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों होता था? ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते थे? साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसलिए प्रोवाइड करते थे क्योंकि इट इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर। ये ड्राइवर का साइकोलॉजिकल टेंडेंसी था कि जब भी वो कर्व पोर्शन से मूव करता है, तो वो अपने आजू बाजू वाले व्हीकल के साथ मोर साइड कर्व जनरेट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसलिए साइकोलॉजिकल। तो एक्स, तो हम अगर मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात कर रहे थे, तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारे पास कितना होता था? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करें मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में, तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारे पास, मैं अगर आपके सामने मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात कर रहा था, आपको याद हो, तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमारे पास होता था n मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर अपॉन 2r, where n is the number of lane, l that means length of wheelbase, r का मतलब radius of curve। if length of wheelbase is not given in the question, अगर स्मॉल l क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता था, तो you can consider 6 मीटर डायरेक्टली, है ना। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास गिवन था, v अपॉन 9.5 अंडर रूट r। आईआरसी ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, और फॉर्मूला ड्राइव, और आईआरसी ने इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी ड्राइव करके दिया है कि यहाँ पर स्पीड डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर पुट करिए, रेडियस मीटर में पुट करिए, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप, तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप मीटर में ही पुट कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट इज टू बी देयर। सो इट इज अवर मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज बिकम इक्वल टू v अपॉन 9.5 अंडर रूट r। और साइक्लोजिकल, तो दोनों को मिलाया तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज बिकम इक्वल टू nn स्क्वायर अपॉन 2r प्लस v अपॉन 9.5 अंडर रूट r। So I will discuss here extra widening. So extra widening is equal to nl square upon 2r plus b upon 9.5 under root r. This is our extra widening. याद रखना, IRC recommended that, IRC recommend करता है no psychological extra widening is provided for single lane road। अगर हमारे पास सिंगल लेन रोड की हम बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ सिंगल लेन रोड कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो नो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड। तो अगर मैंने आपके सामने n का वैल्यू 1 रखा, तो फॉर्मूला आता है l स्क्वायर अपॉन 2r। अगर आप l का वैल्यू 6 रखो, तो फॉर्मूला इज 18 अपॉन r। आई थिंक ये बात भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एम आई राइट? अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा था, एक्चुअल में ये होता है ऑफ ट्रैकिंग। तो ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला भी क्या है? l स्क्वायर अपॉन 2r। इट इज ऑफ ट्रैकिंग। ये ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला भी l स्क्वायर अपॉन 2r था। आईआरसी गिव सम रिकमेंडेशंस हियर। आईआरसी कुछ रिकमेंडेशन हमें, सो मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने बोला आईआरसी रिकमेंडेड दैट, आईआरसी हमसे रिकमेंड करता है, क्या रिकमेंड करता है आईआरसी? तो आईआरसी रिकमेंडेड दैट इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 300 मीटर, अगर रेडियस का वैल्यू 300 मीटर से ज्यादा है, तो आईआरसी बोलता है नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड, हमने कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। इफ रेडियस इज 50 मीटर टू 300 मीटर, अगर रेडियस का वैल्यू 50 मीटर से 300 मीटर के साथ बीच में है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ एंड आउटर एंड इनर साइड। आपको दोनों साइड में एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी है। और रेडियस इज लेसर देन 50 मीटर, अगर रेडियस का वैल्यू 50 मीटर से कम है,
तो इस कंडीशन में ये हमसे बोलता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर इनर साइड, आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग केवल इनर साइड में ही प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया था। इनर साइड में इसलिए बोला था क्योंकि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी मैंने आपको बताया था। अब इसी तरीके से एक और चीज हमारे पास आता है, इट इज अ ट्रांजिशन कर्व। हम सभी लोगों को इसमें दो चार चीजें ही याद रखनी है ट्रांजिशन कर्व में, बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ट्रांजिशन कर्व एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है जिसकी रेडियस वेरी अप टू इनफाइनाइट। स्ट्रेट पाथ पर इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा और कर्व पाथ पर इसका रेडियस रेडियस ऑफ कर्व के बराबर होगा। हमने आपसे बोला आइडियल कंडीशन होता है ट्रांजिशन कर्व का कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ होगा वो काय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ होगा वो रेडियस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये मैंने आप लोगों के सामने पढ़ाया था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ होगा वो एक प्रकार से रेडियस के क्या होगा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस बात को याद रखिए। मैंने आपके सामने बोला एक्चुअल में अगर हम ट्रांजिशन कर्व के बारे में आपके सामने बात करेंगे तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने के बहुत सारे पर्पस हैं। सबसे पहला टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवा देता है। सेकंड हमने बोला टू अवॉइड सडन जर्क, ये सडन जर्क को अवॉइड कर देता है। थर्ड हमने बोला टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, ये सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हमने आपसे बोला टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली, ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी ग्रेजुअली प्रोवाइड कर देगा, इस बात को याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने आपसे बोला था कि एक्चुअली ट्रांजिशन कर्व बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल, रेडियस ऑफ कर्व, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन और विड्थ ऑफ रोड एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग पर ये डिपेंड करने वाला रहेगा। अगर मैं आपके सामने बोलूं नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो ट्रांजिशन कर्व जनरली तीन नेचर का होता था। द फर्स्ट इज स्पाइरल और क्लॉथोइड नेचर, अनदर इज बर्नौली लैमिनी स्किड नेचर, नेक्स्ट इज क्यूबिक पैराबोलिक नेचर। हम सभी को मालूम है स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है इट इज कंसीडर्ड एज अ आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और वो आइडियल शेप ट्रांजिशन कर्व इसलिए है क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। बर्नौली लैमिनी स्किड नेचर का ट्रांजिशन कर्व हम जनरली हाईवे अलाइनमेंट में यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में यूज करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में। और क्यूबिक पैराबोला हम यूज करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट इन हाईवे इंजीनियरिंग एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है ना। रेलवे में पूरे तरीके से ये यूज होगा और हाईवे में वर्टिकल अलाइनमेंट में यूज होगा, जबकि बर्नौली लैमिनी स्किड नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व है इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब हमने आपके सामने बोला था कि एक्चुअल में अगर मुझे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैन बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया। हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, इन तीन क्राइटेरिया से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते थे। पहला था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेकंड हमने बोला था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। और थर्ड हमने आपके सामने बोला था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय आईआरसी। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय आईआरसी, ठीक है ना। ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया था। तो अगर मान लो हम थोड़ा सा आगे चलें और चीजों को समझें तो सबसे पहला आई विल डिस्कस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहा था, सो द वैल्यू इज बिकम वीक्यू अपॉन सीआर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा था। हमने आपसे बोला जो फॉर्मूला आ रहा था इट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर, ठीक है ना। जहां पर वी स्पीड स्पीड जो था वो मीटर पर सेकंड में गिवन था, यहाँ पर स्पीड था वो मीटर पर सेकंड में गिवन था। मैंने आपसे बोला यहाँ पर सी का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन यू कैन डायरेक्टली कंसीडर 80 डिवाइडेड बाय 75 प्लस बी, आप कंसीडर कर सकते हो। बी डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में पुट करना है तो सी का वैल्यू मीटर पर सेकंड क्यूब में मिलेगा, सही बात है। मैंने आपके सामने एक बात और बोला था, सी का वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड क्यूब से बड़ा और 0.8 मीटर पर सेकंड क्यूब से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज टू बी देयर, समझ रहे हो। सेकंड हमने बोला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आप ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैलकुलेट करिएगा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, तो हमारे पास दो फॉर्मूला था। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 150 इंटू एक्स, 150 इंटू एक्स प्लेन एंड रोलिंग एरियाज और 60 इंटू एक्स फॉर हिली एरियाज, ठीक है ना। अब x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू डिपेंड करता है आपने पेमेंट को कैसे रोटेट किया है। इफ पेमेंट रोटेट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज
तो x का वैल्यू होता था e w प्लस डब्ल्यू ई, वेयर w इज द विड्थ ऑफ रूट, w इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग और e दैट मींस सुपर एलिवेशन। और अगर सेंटर लाइन से रोटेट किया था तो x का वैल्यू होता था, e अपॉन 2 w प्लस डब्ल्यू ई। दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला इज टू बी देयर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। और ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैलकुलेट करने का, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैलकुलेट करने का आईआरसी हमें कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज भी देता था। 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर प्लेन एंड रोलिंग एरियाज के लिए, और वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर हिली एरियाज के लिए। आइडियल कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व मैं आपको बता चुका हूं कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। और हमने आपसे बोला था शिफ्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन यानी हमें कभी कभार कर्व को शिफ्ट भी करना पड़ता था अगर वो टेंजेंशियली मीट नहीं करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इनटू आर। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। साइड बाय डिस्टेंस आपको उतनी जरूरत नहीं थी, है ना। अब अपन बात करेंगे काय के बारे में, अब अपन बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। तो आई थिंक मेरी समझ से इसके बारे में कल बात किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्या बोलते हो? ठीक है ना। अपन कल बात करते हैं इसके बारे में, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो अपन वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में कल बात करें, ठीक है। चलिए चलिए, कैसा लगा आज का सेशन? देखो जल्दी जल्दी रिवीजन का मतलब ये है कि आपका एक बार ब्रश अप हो जाए। अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हो, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? कैसा लगा सेशन? प्लीज गिव मी आंसर, जल्दी से बताओ, फिर मैं जाऊँ। आंसर बताइए प्लीज, नहीं बता रहे कैसे, ये तो बता दो। चलिए ठीक है, चलो थैंक यू, चलो बाय। हाँ ठीक है ठीक है, कल की छुट्टी दे देते, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।